नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोत्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूं करंट अफेयर की एक और नई क्लास में, जिसमें हम आने वाले 1 घंटे में पढ़ेंगे 10 क्वेश्चन जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस कक्षा में हम करंट अफेयर के साथ साथ उसके स्टैटिक्स जीके को भी कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ। तो आज का कोटेशन है, सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। यानी दोस्तों, जो हमारी सफलता है ये एक यात्रा है, ये कोई हमारी मंजिल नहीं है। अभी हमें ऐसा लगता है कि हमें ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो हमें सभी सफलता प्राप्त हो जाएंगी या हम सफलता की चोटी पर पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम एक बार एक एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो हमें उससे आगे बढ़ने की इच्छा जागृत होगी। यानी ये जो सफलताएं हैं, ये दिन प्रतिदिन अपने गोल को हासिल करना है। जैसे जैसे हम प्रतिदिन अपने गोल को हासिल करते रहेंगे, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमें प्रतिदिन अपनी सफलता को हासिल करना है और आगे बढ़ते चलना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। हाल ही में भारत ने जापान को दुर्लभ मृदा का निर्यात क्यों रोका? तो भारत ने अभी चीन पर निर्भरता घटाने और घरेलू प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए, यानी भारत ने चीन पर निर्भरता, चीन जो विश्व में इन दुर्लभ मृदा पर वर्चस्व रखता है, उस पर अपनी निर्भरता को घटाने के लिए, और जो भारत में उत्पादन होता है किसका? मृदा, दुर्लभ मृदा का जो भारत में उत्पादन होता है, वो हम चीन को क्या करते थे, वो जापान को क्या करते थे? निर्यात, यानी जापान को हम इसको बेच देते थे। तो अब भारत चाहता है कि जो भारत की दुर्लभ मृदा है उसको भारत अपने विकास के लिए, अपने यहाँ निर्माण के लिए उपयोग करे। तो इसके लिए हमने जापान से ये निर्यात खत्म कर दिया है। ठीक है, तो भारत ने ये जापान के साथ निर्यात को खत्म कर दिया। तो उसका कारण क्या हुआ? चीन पर निर्भरता, क्योंकि चीन से हमारे यहाँ पर भी जो आता है मटेरियल, उस पर निर्भरता कम होगी, साथ ही घरेलू प्रोसेसिंग क्षमता को इससे बढ़ावा मिलेगा, इसलिए कर दिया है। तो भारत ने क्या किया है? भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, सार्वजनिक कहते हैं पब्लिक सेक्टर यानी जो सरकारी कंपनी, हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं? सरकारी कंपनी। उसमें एक हमारे यहाँ पर कंपनी है जिसका नाम है IREL। क्या नाम है उसका? IREL। IER का मतलब होता है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। क्या इसकी फुल फॉर्म हुई? इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। ये कंपनी है जो हमारे यहाँ इन रेयर अर्थ मेटल का क्या करती है? उत्पादन करती है, यानी इनका खनन करती है। जमीन से निकालती है ना, खदानों से, तो ये कंपनी यहाँ से निकालती है। तो इस कंपनी ने जो भारत और जापान के बीच, इस कंपनी और प्लस जापान की कंपनी कौन सी है? तो जापान की एक कंपनी है जो भारत से इनका निर्यात करती थी, उसका नाम है टोयोत्सु रियर अर्थ इंडिया। रियर तो होता है दुर्लभ, अर्थ अर्थ इंडिया, ये नाम की कंपनी जापान की थी। इसके बीच 2012 में एक समझौता हुआ था, किसके लिए? दुर्लभ मृदा यानी रियर अर्थ मेटल के लिए क्या हुआ था? समझौता हुआ था। तो इसको अब 13 साल बाद भारत की सरकार ने क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। कि भारत ने कहा है कि भारत में जितने भी ये दुर्लभ मृदा पाई जाती है, जैसे केरल की मिट्टी में हमें थोरियम पाया जाता है या कहीं लिथियम पाया जाता है, ठीक है, तो ये अगर भारत अपने लिए उपयोग किएगा, जैसे अब हमारे यहाँ जो बैटरी बन रही है वो लिथियम आयन की बैटरी बनने वाली है और उसके लिए लिथियम बहुत जरूरी है। इसके लिए भारत ने दूसरे देशों से भी क्या किया है? समझौता किया है। अगर अब भारत अपने यहाँ जो उत्पादन है उसको बाहर भेजेगा तो और ज्यादा आवश्यकता होगी मंगाने की, इसलिए भारत ने क्या किया है कि भारत ने अपने व्यापार को जापान के साथ खत्म कर दिया है। किसके लिए? दुर्लभ मृदा के लिए। दुर्लभ मृदा का जो व्यापार था उसके लिए खत्म कर दिया है। जापान के साथ ही क्यों खत्म किया गया है? इसका एक कारण है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जापान के साथ अगर हम 2024 का उदाहरण लें, 2024 वर्ष 2024 में, तो भारत में जो कुल उत्पादन हुआ, कुल दुर्लभ मृदा यानी मिट्टी का जो उत्पादन था वो था हमारे यहाँ पर 2400 टन। कितना था? 2900 मीट्रिक टन हमारे यहाँ क्या था? उत्पादन। और हमने इसमें से जापान को कितना भेजा? जापान को निर्यात हमारा था
यानी जापान को हमने बेच दिया। कितना था? 1000 प्लस मीट्रिक टन हमने किसको बेच दिया? जापान को। तो यानी जापान को हम लगभग 1/3 से ज्यादा हम जापान को ही भेज दे रहे थे। इसीलिए सिर्फ जापान से ये क्या किया गया? समझौते को खत्म किया गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं, तो ये है हमारे रियर अर्थ मेटल। ये अलग अलग प्रकार के जो पाए जाते हैं वो मेटल है। ठीक है, तो इसमें हमने रोक लगा दिया, किसके साथ? जापान के साथ। अगर हम बात करें जापान की, तो जापान, ये रहा हमारा भारत। भारत कहां पर है? ये रहा हमारा इधर भारत। ठीक है, भारत, और इधर ये रहा जापान। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों पर है। कितने द्वीपों पर है? 4। कौन कौन से? होकाइडो पहले वाला कौन सा है? होकाइडो। दूसरे वाला है जो सबसे बड़ा है, होन्शु। होन्शु सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। और यहीं पे क्या है इनकी? होन्शु पे ही राजधानी है। राजधानी क्या है इनकी? राजधानी का नाम है इनकी टोक्यो। टोक्यो इनकी राजधानी है। और मुद्रा, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा है येन। मुद्रा क्या है यहाँ की? येन यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, और यहाँ की संसद का नाम, अगर हम बात करें यहाँ की संसद का नाम क्या है? तो डाइट। डाइट यहाँ की संसद का नाम है। और ये हो गया हमारा दूसरा होन्शु। तीसरा है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू। शिकोकू। और चौथे वाला जो सबसे छोटा है वो गया क्यूशु। तो ये 4 महाद्वीप जिन पर मुख्यतः जापान बसा हुआ है। जापान किस सागर में स्थित है? तो यहाँ पर जापान प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित, प्रशांत महासागर में स्थित देश है। ठीक है, इसके सामने ये साउथ कोरिया और ये नॉर्थ कोरिया। ठीक है, और इसके सामने ये जापान सागर। ठीक, तो ये हो गया हमारे जापान के बारे में सारी जानकारी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस क्षेत्र में समुद्री मत्स्य संसाधनों की स्थिति सबसे अधिक संकटग्रस्त है? तो हाल ही में क्या हुआ है? हाल ही में हमारे यहाँ पर एक है यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। क्या हुआ? हमारे यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन हुआ। ये कहां पर हुआ? तो ये नीस फ्रांस में हुआ। तो यहाँ पर एक संस्था है हमारी FAO। क्या है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसने एक अपनी रिपोर्ट पेश की जिसका नाम था समुद्री मत्स्य पालन स्थिति। कौन सी रिपोर्ट थी? तो इसकी रिपोर्ट का नाम था रिपोर्ट समुद्री मत्स्य पालन स्थिति। ये रिपोर्ट इन्होंने जारी की और इसमें बताया कि कहां पर जो मछलियां हैं, ये जलीय जीव हैं, उनके यहाँ की स्थिति सब खराब है। तो इसमें जो सबसे बॉटम पे आया वो आया हमारा भूमध्य सागर और काला सागर। ये दोनों, भूमध्य सागर और काला सागर, सबसे बॉटम पे आया। इसमें कहा गया है कि यहाँ के अनुसार जो स्थिरता है, यहाँ की स्थिरता, इस रिपोर्ट में बताया गया कि यहाँ की स्थिरता कितनी है? 35% है। 35% है, यानी सबसे कम स्थिरता है यहाँ पर 35% है। इसका कारण क्या बताया गया? इसका कारण बताया गया है कि जो हमारे यहाँ पर मछली पकड़ी जा रही है तो वो गहराई तक पकड़ी जा रही है। यहाँ पर क्या है? गहराई तक मछली पकड़ी जा रही है। इसके लिए क्या है? यहाँ पर बड़े बड़े ट्रोलर का उपयोग किया जाता है, नावों का, ट्रोलर उनको बोलते हैं, और उसमें जाल लटका दिया जाता है नीचे तक, जमीन तक, तो जो समुद्र की तल से भी मछलियों को निकाल लाते हैं। इससे मछलियों पर संकट उत्पन्न हो गया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहाँ स्थिति खराब है? तो भूमध्य सागर और काला सागर में ये स्थिति खराब बताई गई है। रिपोर्ट कब की है? तो महासागर सम्मेलन 2025 में हुआ है और ये 25 की ही रिपोर्ट है। 2025 की रिपोर्ट है। किसके ऊपर है? तो समुद्री मत्स्य संसाधनों की स्थिति में सबसे अधिक संकटग्रस्त, यानी सबसे अधिक संकट कहां पर है, इस पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। किसने जारी की है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने की है। फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम इसकी बात करें FAO, तो इसकी स्थापना
स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को। इसलिए हम 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं। इसकी स्थापना के दिन ही हम विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। और इसका अगर हम बात करें हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो इसका हेड क्वार्टर है रोम। रोम कहाँ पर है? इटली। ठीक है, इटली रोम में इसका हेड क्वार्टर है। तो ये हमारे हो गई जानकारी मत्स्य पालन की रिपोर्ट के बारे में और उसे निकालने वाली संस्था FO के बारे में जानकारी। अब हमारे दो क्वेश्चन इसमें बचते हैं। एक, ये हमारा भूमध्य सागर कहाँ पर है और ये काला सागर कहाँ पर है। तो चलिए इनको भी देखते हैं, ये कहाँ पर है। तो ये देखिए रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें सब कुछ बताया गया है कि कौन कौन सी किसके साथ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, समुद्र में। अब ये हमारा आ गया मैप। किसका मैप है? तो ये देखिए यहाँ पर रेड सागर यानी लाल सागर पड़ा है, यहाँ पर अरब प्रायद्वीप है यानी सऊदी अरब है, और इसके आगे भारत है। भारत से इधर चलेंगे तो ईरान इराक आते हुए ये सीरिया, और यहाँ पर लेबनान, और ये इजराइल। क्या है ये हो गया इजराइल। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पर इजराइल, ये रहा इजराइल। ठीक है, ये इजराइल हो गया। ये रेड सागर, यहाँ पर स्वेज कैनाल, और फिर इधर हम भूमध्य सागर में घुस जाते हैं। और इधर क्या है? यहाँ पर अटलांटिक महासागर, और यहाँ पर है जो इसको पानी को जोड़ती है उसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, ऊपर हमारा हो गया स्पेन, और नीचे क्या हो गया हमारा? मोरक्को। ठीक है, मोरक्को कौन सा? नूरा फतेही वाला, हाय रे गर्मी, वो वाला मोरक्को यहाँ पर है। और ये हो गया स्पेन। तो दोनों को, ये अफ्रीका में है और ये यूरोप में है। तो यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली जल संधि जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि जिब्राल्टर जल संधि। अब बात करें हम काला सागर की और भूमध्य सागर की, तो यहां से लेकर यहां तक जितना भी ये है, तो क्या है ये हमारा भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर से जब हम काला सागर की तरफ चलते हैं तो इधर हो गया हमारा रूस, और यहाँ पर युद्ध चल रहा है यूक्रेन का, तो ये यूक्रेन देश हो गया। इनके नीचे ये हो गया काला सागर। अब काला सागर और ये भूमध्य सागर, तो यहाँ से जब हम भूमध्य सागर से चलते हैं, ये हमारा तुर्की देश हो गया। ठीक, और यहाँ से जब हम जाते हैं तो यहाँ पर पड़ता है हमें एक जल संधि, यहाँ पर जल संधि पड़ती है जो है डार्डेनेलस जल संधि है, जो कहाँ पर पड़ती है? जो मरमरा सागर, ये कौन सा सागर है? मरमरा सागर और भूमध्य सागर या एजियन सागर। भूमध्य सागर का हिस्सा कौन सा है? थाइलेनियन सागर या एजियन सागर, या बोलते एजियन सागर। ये किसका हिस्सा है? भूमध्य सागर। यानी भूमध्य सागर को मरमरा सी से जोड़ने वाली जल संधि क्या कहलाती है? डार्डेनेलस जल संधि। ठीक है, और उसके बाद मरमरा सागर से काला सागर, ब्लैक सागर यानी काला सागर, इसको जोड़ने वाली जल संधि क्या कहलाती है? बासफोरस जल संधि। तो ये हो गई हमारी बासफोरस जल संधि। ये तुर्की है, ऊपर रूस, और यहाँ पर क्रीमिया, जिसे रूस ने 2014 में यूक्रेन से छीन लिया था। 2014 में, ठीक है, 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया को रूस ने छीन लिया था। और इसी कारण रूस को G7, जिसकी अभी मीटिंग कहां पर? कनाडा में हो रही है, जिसमें हमारे PM मोदी जी जाने वाले हैं, वो G7 का ग्रुप है। उससे पहले 2014 से पहले वो G8 हुआ करता था, उसमें रूस भी शामिल था, लेकिन रूस ने हमला कर क्रीमिया को यूक्रेन से छीन लिया। तो इसके कारण उसको G8 से निकाल दिया गया और ग्रुप बना G7, जिसकी अभी मीटिंग कनाडा में होने वाली है। मैंने 1-2 दिन पहले आपको पढ़ाया था, तो ये आपको समझ आया होगा। ये भूमध्य सागर, इसका एक पार्ट एजेंसी को और मरमरा सागर को जोड़ने वाली जल संधि डार्डेनेलस जल संधि, और मरमरा सागर से काला सागर को जोड़ने वाली बासफोरस जल संधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मई 2025 में भारत की खुदरा महंगाई दर यानी CPI आधारित प्रतिशत कितने प्रतिशत रही? तो भारत में जो महंगाई मापते हैं वो 2 तरीके से मापते हैं। एक होती है हमारी CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और एक होती है WPI। इसको बोलते हैं हम होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। पहले महंगाई हम WPI पर मापा करते थे, लेकिन आजकल हम CPI यानी जितनी आम आदमी को
खरीदने पे कोई चीज महंगी या सस्ती पड़ती है, उसके आधार पर हम महंगाई अब तय करते हैं। पहले क्या था, पहले होलसेल पे थी, होलसेल पर महंगाई तय कर लेते थे, लेकिन उससे वास्तविक महंगाई कितनी है ये पता नहीं चल पाता था। अभी हम सीपीआई पे, यानी कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम कर रहा है, ये जो वस्तु को उपभोग कर रहा है, उसे कितनी महंगी और सस्ती पड़ रही है, इसके आधार पर हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अभी महंगाई दर मापते हैं। तो हाल ही में जो खुदरा महंगाई, खुदरा समझते हो ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना रहा, वो 2.82% रहा, यानी ये न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। यानी अभी भारत में महंगाई बहुत कम है। जो अप्रैल 2025, जो अप्रैल हमारे यहाँ पर अप्रैल 2025 यानी पिछले महीने की महंगाई दर 3.17% से कम है। क्या है? कम है भाई। यहाँ पर 2.82% है, पिछले महीने हमारी 3.16% थी, यानी अभी महंगाई दर घटी है। अगर बात करें हम पिछले साल की, अगर पिछले साल की बात करें तो मई 2024 में, मई 2024 में ये परसेंटेज 4.8 कितनी थी, ये परसेंटेज हमारी 4.8 थी। ठीक है, तो देखना कितनी कम हो गई। यानी अगर मान लो आपको कोई 100 रुपए की चीज थी, तो वो लगभग 140 रुपए 80 पैसे में पड़ रही थी, या 148 रुपए में यहाँ पर पड़ रही थी, और वही चीज अब कितने में पड़ रही है, 120, यानी 128 रुपए के आसपास। तो काफी महंगाई कम हुई है। ठीक, अगर मैं बात करूं कि ये जो महंगाई दर है, इसमें राज्यवार क्या स्थिति रही, तो अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा महंगाई कहां पर रही, महंगाई तो नंबर 1 पर रहा केरल। केरल में सबसे ज्यादा महंगाई रही। सबसे ज्यादा महंगाई कहां पर रही, केरल में रही। यहां पर महंगाई दर 6.46% रही। अगर बात करूं सबसे कम महंगाई कहां पर रही, कम, तो वो तेलंगाना में रही। तेलंगाना में ये कितनी रही, 0.55%, यानी 1% से भी कम महंगाई तेलंगाना में दर्ज की गई। इसी इंडेक्स में बताया गया है कि खाद्य और पेय पदार्थों की महंगाई 73 महीनों के न्यूनतम दर पर है। इसमें बताया गया है कि महंगाई कितनी, 73 महीनों के न्यूनतम स्तर पर, 73 महीनों के न्यूनतम स्तर पर है। महंगाई कैसे है, तो 73 जो महीने हमारे पिछले गुजरे, उनमें सबसे न्यूनतम महंगाई दर अभी है। अगर बात करें कि सीपीआई नापते कैसे हैं, भाई महंगाई दर नापेंगे कैसे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं कि आधार वर्ष मान लेते हैं। यानी मान लो आज कोई चीज 100 रुपए की है, आज कोई चीज 100 रुपए की है, तो आने वाले 2 सालों में उस कितनी महंगी हो गई, यानी जैसे 102% हो गई, 102 रुपए की हो गई। अभी कोई चीज 100 रुपए की है, आने वाले 2 वर्षों में तो 102 की होगी, तो महंगाई दर कितनी हुई, 2%। महंगाई दर 2% बढ़ी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आधार वर्ष। किसका आधार वर्ष, तो अगर बात करें सीपीआई का आधार वर्ष कितना है, तो सीपीआई का आधार वर्ष 2012 है। यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हम निकालते हैं, ये किस वर्ष के मूल्यों पर निकालते हैं, तो 2012 के मूल्यों पर निकालते हैं। 2012 से 2025 में महंगाई कितनी बढ़ी है, तो अभी 2.82%। अगर बात करूं मैं होलसेल प्राइस इंडेक्स की, WPI, इसका आधार वर्ष क्या है, तो इसका आधार वर्ष 2011 और 12 है। तो ध्यान रखेंगे सीपीआई के लिए 2012 है और WPI के लिए 2011-12 हमने क्या रखा है, आधार वर्ष माना है, जिसके आधार पर, जिसके मूल्यों के आधार पर महंगाई दर को निकाला जाता है। चलिए, तो ये महंगाई दर है जो अभी न्यूनतम स्तर 2.82 पर पहुंच गई है, यानी अभी महंगाई दर काफी कम है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रुद्राक्ष VTOL ड्रोन सफल परीक्षण भारतीय सेना ने किस स्थान पर किया है, तो भारतीय सेना के लिए एक ड्रोन बनाया गया है जिसका नाम है VTOL, यानी इसका मतलब होता है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। जैसे ये हमारा क्या हो गया, एक मान लो ये हमारा
ड्रोन हो गया, ठीक है, ये हमारा एक ड्रोन है, ये उड़ रहा है। तो ये कैसे, जैसे यहाँ पर है तो वर्टिकल का मतलब ऐसे ही उड़ जाएगा और ऐसे ही बैठ जाएगा जमीन पर, ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे उड़ जाएगा। नहीं तो उड़ने के लिए पहले ऐसे चलना पड़ता है, फिर ऐसे उड़ता है, लेकिन ये क्या करेगा, यहीं से खड़ा बैठा बैठा ही उड़ जाएगा और वहीं वहां पे बैठ जाएगा। इसको बोलते हैं वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ये कैसा है, एक यूएवी है। यूएवी का मतलब मानव रहित अनमैन्ड एरियल व्हीकल। क्या है, यूएवी, यूएवी है तो क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल इसका नाम है, यानी मानव रहित विमान है। कैसा है, मानव रहित विमान, ठीक है। तो इसका भी भारतीय वायुसेना ने परीक्षण किया है। तो कहां पर किया है, पोखरण फायरिंग रेंज। पोखरण कहां पर है, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में इसका अभी उद्घाटन किया गया है, ठीक। तो किसने किया है, भारतीय सेना ने किया है। अगर बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण किसने किया है, तो इसका निर्माण सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। तो कहां किया गया है, पोखरण में किया है। और किसने किया है, तो सोलर एरोस्पेस डिफेंस लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगर बात करें इसकी रेंज की, तो इसकी कुल रेंज 175 किलोमीटर की है, ठीक है। और कितने घंटे लगातार उड़ सकता है, तो समय इसका है 1.5 घंटे। 1.5 घंटे ये क्या है, उड़ सकता है। उड़ान समय कितना है इसका, तो 1.5 घंटे इसका समय है, ठीक है। तो ये हो गई इसके बारे में। कैसा है, तो एक अनमैन्ड व्हीकल है जिसका नाम वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है। कितनी रेंज होगी इसकी, तो 175 किलोमीटर और 1.5 घंटे में कवर कर सकता है। तो काफी तेजी से भी चलता भी है। अगर बात करें हम राजस्थान की, ठीक है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के राजधानी क्या हो गई हमारी, राजस्थान की राजधानी जयपुर यहाँ की राजधानी होगी। यहाँ के सीएम, यहाँ के जो सीएम है हमारे, वो भजनलाल शर्मा है। कौन है, भजनलाल शर्मा जी हमारे क्या है, क्या शर्मा जी यहाँ के सीएम हो गए, भजनलाल, ठीक है। अगर बात करूं राज्यपाल, तो राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े क्या है यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये ड्रोन हो गया जो 175 किलोमीटर की रेंज है और 1.5 घंटे लगातार ये उड़ सकता है, ठीक है। ये भारतीय सेना ने पोखरण में इसका परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में CPGRAMS रिपोर्ट के अनुसार मई 2025 में सबसे अधिक शिकायतें किस राज्य से प्राप्त हुई हैं। तो मतलब सबसे ज्यादा शिकायतें कौन से राज्य से प्राप्त हुई हैं। तो कौन से राज्य से प्राप्त हुई है, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं उत्तर प्रदेश। योगी बाबा को सबसे ज्यादा शिकायतें मिली हैं। और ये जो डिपार्टमेंट है कौन सा है, तो प्रशासनिक सुधार और लोक सेवा विभाग। किस डिपार्टमेंट को, तो प्रशासनिक सुधार और लोक सेवा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, विभाग के आंकड़ों के अनुसार CPGRAMS रिपोर्ट इन्होंने निकाली और उसमें बताया गया कि ये यूपी में सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। अगर बात करें तो ये रिपोर्ट 34वीं है, 34वीं मासिक रिपोर्ट है। कौन सी, तो 34वीं मासिक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि यूपी में सबसे सर्वाधिक जो है शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अगर बात करूं कि निवारण कहां पर हुआ है, तो निवारण भी हमारे योगी जी ने ही सबसे ज्यादा किया है। निवारण भी कहां सबसे ज्यादा, योगी जी ने किया है। तो 26,558 का इस महीने में निवारण किया गया है। अगर बात करूं शिकायतें आई कितनी आई, जो इस महीने शिकायत आई है वो 26,634 शिकायतें आई हैं। और जिनमें से 26,058 यानी पिछले महीने की कुछ बची हुई थी और इस वाले की, तो ये 26,558 का निवारण कर दिया गया 26,634 में से, ठीक है। तो इतनी का निवारण अभी हो चुका है, ठीक। और नंबर 2 पर
नंबर 2 पर कौन सा स्टेट है? तो शिकायतों के निवारण में नंबर 2 पर जो हमारा, चलो चलिए, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में एशियाई विकास बैंक, हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने गुजरात में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि ऋण मंजूर किया है? तो कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में एडीबी ने कितना लोन दिया है? तो यहाँ पर 109.97 मिलियन डॉलर का क्या दिया है? लोन दिया गया है। तो भारत लोन ले रहा है किसके लिए? कौशल विकास और क्षमता को बढ़ावा देने के लिए। अब इससे कितनी क्षमता का विकास होगा ये तो पता चलेगा, लेकिन पैसा तो आ गया है हमारी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो किसने दिया है? एडीबी ने दिया है। किसने? एडीबी। एडीबी का फुल फॉर्म एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक ने कितना पैसा दिया है? तो 109.97, ठीक है, मिलियन डॉलर दिए गए हैं। तो 109.97 बिलियन डॉलर किसने दिया है? तो एडीबी ने दिए हैं। किसको दिए हैं? तो हमारे गुजरात को दिए हैं। किसको? गुजरात को दिए हैं। गुजरात आजकल काफी चर्चा में है। एक प्लेन क्रैश भी गुजरात में हाल ही में हुआ है, ठीक है। तो किसके लिए दिए हैं? तो ये सरकार, गुजरात सरकार को कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। किसके लिए? तो कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए ये पैसा दिया गया है, ठीक है। और रोजगार विभाग को ऋण दिया गया है। कौशल विभाग और किसके लिए? इसके लिए दो विभाग हैं, कौशल और श्रम विभाग दोनों को ये पैसा दिया गया है, ठीक है। कौशल और श्रम विभाग दोनों को ये पैसा दिया गया है। अगर बात करें एडीबी की, तो एडीबी की स्थापना 169 में हुई थी। कब? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मनीला फिलीपींस में इसका क्या है? मुख्यालय है। अगर इसकी बात करें इसके अध्यक्ष कौन है, तो मासातो कांडा क्या है इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये एडीबी हो गया जिसने अभी लोन दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में आरबीआई ने केवाईसी अपडेट करने के लिए कौन कौन से नए विकल्प का उपलब्ध कराए हैं? तो इन्होंने 3 उपलब्ध कराए हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, केवाईसी अपडेट करने में काफी लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही थी। उसके लिए केवाईसी के लिए उसने बैंक शाखा भी जा सकते हैं आप, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट से भी, और वीडियो से भी आप क्या कर सकते हैं? अपनी केवाईसी को दर्ज करा सकते हैं। ये किसने किया है? तो ये आरबीआई ने अपडेट दिया है, ठीक है। तो ये किसके तहत किया गया है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसके तहत जो खाते खुलवाए गए थे उनकी केवाईसी करवाने में काफी दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो उसको सरल बनाने के लिए आरबीआई ने 3, या तो आप बैंक में जा सकते हैं, या कोई बिजनेस कोरेस्पोंडेंट हो वो आपकी केवाईसी कर सकता है, या वीडियो के माध्यम से भी आप उसकी केवाईसी करा सकते हैं। तो किसके लिए? पीएम जनधन योजना के लिए। अगर बात करूं कि पीएम जनधन योजना शुरू कब की गई, तो ये 28 अगस्त 2014 को ये शुरू की गई, जिसके द्वारा सबके खाते जीरो बैलेंस पर खुलवाए गए, ठीक है। तो ये कब शुरू गई? 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई। अब इसमें केवाईसी नहीं हो पा रही थी, तो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो उसके लिए क्या किया गया? आरबीआई ने नियमों को सरल कर दिया। अगर बात मैं करूं आरबीआई की, आरबीआई जो हमारी बैंकों का बैंक है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक। ये क्या करता है? सभी बैंकों पर नियंत्रण करता है। किसके माध्यम से? अपनी मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति के माध्यम से, सभी मौद्रिक नीति के माध्यम से क्या करता है? सभी को कंट्रोल करता है। तो मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करती है, ठीक है। अब बात करूं तो आरबीआई की स्थापना की, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 1934 के एक्ट द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इसकी सिफारिश किसने की थी?
तो इसकी सिफारिश हमारे यहाँ पर यंग हिल्टन आयोग द्वारा इसकी सिफारिश की गई। ठीक है, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई। अगर बात करूं इसका उस समय मुख्यालय कहां पर था, तो 1935 से और 1937 तक इसका मुख्यालय कलकत्ता में रहा और उसके बाद से ये मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगर बात करो इसके पहले हेड यानी पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले हेड थे। अगर पहले भारतीय हेड की बात करें तो इसके पहले भारतीय हेड सीडी देशमुख इसके पहले भारतीय हेड थे। और अब इसके वर्तमान आरबीआई हेड कौन है, वर्तमान हेड कौन है इसके, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इसके वर्तमान में हेड कौन है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ये आरबीआई हो गया हमारा। इस पर एक बंगाल टाइगर और ताड़ का वृक्ष बना हुआ है इसके लोगों पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में प्रियंका गोस्वामी ने किस देश में आयोजित रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में सीजन की पहली जीत दर्ज की है। तो हाल ही में जो हमारे यहाँ पर रेस वॉकिंग 10 किलोमीटर की हुई, तो 10 किलोमीटर में नंबर फर्स्ट स्थान पाई। किसमें, 10 किलोमीटर की वॉक यानी वॉक रेसिंग। कौन सी रेसिंग, तो वॉक रेसिंग में नंबर वन कौन आई, तो नंबर 1 हमारी प्रियंका गोस्वामी हमारी नंबर 1 एथलीट रही, जिन्होंने ये 47 मिनट में ये पार कर दिया। 47 मिनट में इन्होंने 47 मिनट और 54 सेकंड, तो क्या है 47 मिनट और 54 सेकंड में इन्होंने इस दूरी को पार कर पहला नंबर हासिल किया। अगर मैं बात करूं प्रियंका गोस्वामी की, तो प्रियंका गोस्वामी के नाम 20 किलोमीटर में यहीं पर 35 किलोमीटर की रेस वॉक में 35 किलोमीटर की रेस वॉक में जो दूसरा स्थान, सेकंड स्थान किसे मिला है, तो सेकंड स्थान जो प्राप्त किया है वो संदीप कुमार ने। किसने, संदीप कुमार ने। ठीक है, इन्होंने 2 घंटे 38 मिनट और 45 सेकंड में ये दूरी तय की। 2 घंटे 38 मिनट और 45 सेकंड में ये दूरी तय की। वहीं तीसरा स्थान भारत के राम बाबू को तीसरा स्थान मिला है। तो इन्होंने कितने मिनट पे, तो इन्होंने 2 घंटे 41 सेकंड और 47 मिनट में ये दूरी तय की। तो भारत की 3 रेस वॉक में अभी 3 नंबर पर रहे हैं। पहले नंबर पर महिलाओं में हमारी प्रियंका गोस्वामी रही है, और पुरुषों में दूसरे नंबर पर संदीप कुमार और तीसरे नंबर पर राम बाबू रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये हमारी प्रियंका गोस्वामी जी, ये पहले नंबर पर रही है। अब क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किस प्रतियोगिता के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए इन्हें ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारे रोनाल्डो जी हो गए। क्वेश्चन नंबर 10, उस्ताद गुलाम नबी शाह का निधन, हाल ही में गुलाम उस्ताद नबी शाह का निधन हुआ। वह किस राज्य से प्रसिद्ध लोक गायक थे, तो वो जम्मू कश्मीर के लोक गायक थे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध गायक का अभी क्या हो गया, निधन हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये है हमारे नबी जी। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक, तो ये थी आज की क्लास। आशा करते हैं हमारा प्रयास ये आपको पसंद आया होगा। आज की क्लास छोटी रही, अगली क्लास में इस सब की कमी भी मैं पूरी करूंगा। कृपया आपसे एक निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।